करनी है कि अधिकतर उस बात को क्या करें, फॉलो करें। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अभी आपको बात करनी है, जैसे मैंने कहा आप लोगों को पढ़ना चाहिए, तब तक आपने कहा सर और क्या हालचाल है आपके, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ आप लोगों को बहुत ज्यादा फोकस होके पढ़ना चाहिए, तब तक आपने कहा सर वो मूवी लगी है आप, मतलब ये बताओ मैं आपसे कैसी बहस करना चाह रहा हूँ, कैसी बातें बताना चाह रहा हूँ, लॉजिकल बातें। अभी जैसे मैं पूर्वानुमान बता रहा हूँ, मैं पूर्वानुमान बताया, मैंने कहा पूर्वानुमान में आप हमसे पूछो जो पूछना है। आपने कहा सर जरा वो बताइए एल का नंबर क्या होता है आपका, क्योंकि ये बहस ठीक है नहीं है, बहस है ये नहीं है भाई, लॉजिकल है, ठीक है। अभी जैसे मैं कोडिंग की बात कर रहा हूँ, आपने कहा कि सर ABCD वाला जितना है अपोजिट्स आप हमें बता दीजिए, फिर मैंने आपके प्रत्युत्तर में मैंने कहा राहुल आप हमें बताइए के का अपोजिट क्या होता है, तो उन्होंने कहा सर के का अपोजिट बी होता है। तो मतलब ये बताओ हमारी ये जो आर्गुमेंट हुई है पॉजिटिव हुई है कि निगेटिव हुई है? पॉजिटिव हुई है। क्या मेरे जो कथन में है वही वो बता रहे हैं कि दूसरा कुछ बता रहे हैं? वही बता रहे हैं। अगर वही बता रहे हैं तो जो कोई भी आपकी अवधारणा होगा, कोई भी तर्क होगा, उस बात से मैं कहता हूँ कि 100% लोग एग्री तो नहीं होंगे, लेकिन मोस्टली लोग एग्री होंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि 50% लोग एग्री हो जाएं और आप उस कथन को सही मान लो, ऐसा भी नहीं होगा। समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर उस कथन को आपको सही मानना है तो ये भी मानना है कि उस बात से लगभग अधिकतर लोग सहमत होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी आपके पास में कोऑर्डिनेटर सर आए, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं कल से 9 बजे से क्लास आपको चलाना है, कल चलेगा, आप आ गए, आप आओगे। उन्होंने ये कराया यहाँ रेफरेंडम, आपसे बोला कि बताइए कितने लोग सुबह 9 बजे आ सकते हैं, ठीक है। सपोज करिए इस क्लास में कितने लोग हैं, 30 लोग, ठीक है। आपके 20 लोग कहे कि सर हम नहीं आ पाएंगे, 10 लोग कहे हम सर आ जाएंगे। तो बताइए क्या ये जो बात है 10 लोग एग्री इस बात से नहीं है, तो 10 लोग उस बात से एग्री नहीं है, ठीक है, कि मैं सर 2 बजे आऊँ, वो कह रहे हैं सर ठीक है 9 बजे ही हम आ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 20 लोग तो नहीं आ रहे हैं ना, तो वो क्या होगा ऐसा, ये जो मान लीजिए तो ये क्या होगा, एक तरीके से क्या होगा, मैंडेट जो है वो अधिकतर उस बात को फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि जो 9 बजे आना था वो नहीं आ पाएंगे, उनके पास में बहुत सारी परेशानियां उनकी। समझ में आया नहीं आया? तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि अधिकतर लोग इस क्लास के इस बात से बता रहे हैं कि सर हम 9 बजे नहीं आ पाएंगे, हमारे साथ में ये परेशानियां हैं। लेकिन ऐसा तो मैं नहीं कह सकता ना कि सर 100% लोग मान रहे हैं, ठीक है। अब सपोज करिए आपका ये बोला गया ऐसा, मैं कल 9 बजे क्लास लूँगा, क्या 50-50 30 लोग हैं, 15 लोग बोले सर हम आएंगे, 15 के सर हम नहीं आएंगे। तो ये बताओ यहाँ तो फिर वही बात हो गई ना तो इधर का ना तो उधर का, कुछ कंफर्म हो पाया? नहीं हो पाया। आर्गुमेंट क्या आपका सही होगा? नहीं होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ 16 लोगों ने माना कि मैं सर सुबह आप 9 बजे आ जाऊँगा, 14 लोगों ने कहा सर मैं नहीं आ पाऊँगा। तो बताओ क्या मैं इस बात को मान सकता हूँ कि अधिकतर लोग मान सकते हैं कि नहीं? क्योंकि जितने लोग नहीं कह रहे उससे ज्यादा लोग हाँ कह रहे हैं, तो मैं ये बात मानूंगा ना, ये लॉजिकल है हमारा। तो आपको जो कोई भी लॉजिक होगा, चाहे वो पूर्वानुमान का हो, चाहे कथन और प्रभाव का हो, या कथन अवधारणा का हो, कथन तर्क का हो, ठीक है, डाटा सफिशिएंसी का हो, डिसीजन मेकिंग का हो, ऐसा आपको सोचना है कि वो अधिकतर लोग इस बात को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने लोग इस बात से एग्री करते हो? एग्री करते हो ना? ठीक है। अब आपको मैं फिर से एक बार यही चीजें रिकॉल करा दे रहा हूँ। आपको पूर्वानुमान जो भी तर्क पढ़ने चल रहे हो, लॉजिकल, ठीक है, पहली बात लॉजिक पे बात होगी। मैं आपको इधर उधर बात नहीं करनी है 1% भी। आपको हमेशा क्वेश्चन को जब आपको पढ़ना है तो अर्जुन बने रहना है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ आया ना? ध्यान आपका सिर्फ और सिर्फ कथन पे होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैं आपसे कहूँ कि पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर रहा है, मैंने बोला पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ
कि अभी भी कर रहा है ना, कब तक चलेगा, कब से कर रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी है? नहीं। बस इतनी जानकारी है कि अभी चल रहा है, अभी आक्रमण भारत का क्या है, कर रहा है। लेकिन मैं ऐसे ही एक बात ये बोलूं कि पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करता आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि काफी टाइम से ये चीजें चल रही है और अभी भी क्या है, चल रही है। आपको शब्द को देखना है और समझना है, लॉजिक ही देखना है उसमें। समझ में आया कि नहीं आया? रीजनिंग में आप जैसे कोडिंग डिकोडिंग या कुछ भी सॉल्व करते हो तो लॉजिक आपको मिलता है, तभी तो आपका आंसर आता है। तो लॉजिक ही आपको देखना है इसमें। क्या लॉजिक? आपको अपने वे में सोचना है वो लॉजिक, ठीक है? खुद से ये नहीं कर लेना सर ऐसे सही है, मैं अपना तो मेरा यही मानना है, आपके मानने से नहीं होगा वो, आपका मानना नहीं। आप पढ़ो उस बात को और कथन जो आपका दिया गया है, अगला प्रभाव उसका तर्क दिया गया, उसको लेके आपको सोचना है, ठीक है? अभी जैसे आवास विकास कॉलोनी में, आपके बस्ती में आवास विकास कॉलोनी है, बहुत सारे मच्छर लग रहे हैं, मलेरिया की बीमारी आ रही है वहाँ पे, ठीक है? अब मलेरिया के पेशेंट, अब भाई जैसे मच्छर लगेंगे तो सीरियसली ये ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ मलेरिया के पेशेंट और डेंगू वाले अधिकतर हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है? अब मैंने कहा कि वहाँ पे ऐसा है, आवास विकास को वहाँ के लोगों को बाहर कह देना चाहिए, आप वहाँ ना रहें। ये लॉजिक सही है? नहीं सही है ना? या फिर मैं ऐसे कह दूं कि ऐसा है कि सभी लोग वहाँ पे जो है मच्छर वाला वो करें, छिड़काव करें, दवा का क्या करें, छिड़काव करें। ये बात लॉजिक सही है कि नहीं सही है? ठीक है। अब मैं ऐसे कहूँ कि सभी लोग अपने छतों पर धुआं जलाएं मच्छरों से बचने के लिए, लॉजिक सही है? ये पॉसिबल है क्या? हर घर में ये पॉसिबल है? नहीं हो सकता है। लेकिन ये कह रहे कि सभी लोग मॉर्टिन और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, तो ये लॉजिक तो सही है, ठीक है? तो आपको जो भी बात करना है बिल्कुल लॉजिक के बात करें, ठीक है? अभी जैसे मैं आपको कहूँ, आपका जैसे आपने कहा सर हमारा पेट दुख रहा है या हमारा सर दुख रहा है, ठीक? मैं कहूँ ऐसा है कि आपका सर दुख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, जाके एक गिलास पानी पी लो, सर दुख जाएगा, बंद हो जाएगा क्या? उसके लिए प्रॉपर क्या चाहिए? मेडिसिन चाहिए। समझ में आया? और हाँ, लॉजिक आपका तुरंत का होना चाहिए, त्वरित होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जो लॉजिक होगा वो पीछे की चीजों से रिलेट करके वर्तमान में आ पाओगे। लॉजिक आपका तुरंत इंस्टेंट होना चाहिए, उसको देख के ही आपको, क्वेश्चन देख के ही आपको सोचना होगा। लॉजिक समझ में बात आया कि नहीं आया? ठीक है। अभी क्वेश्चन मैं दूंगा तो आपको क्वेश्चन समझ में भी आएगा, पढ़ोगे आप, उसमें अलग अलग चीजें आप देखोगे, ठीक है? अभी देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ग्रुप में भेज रहा हूँ। भेज रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखना आप लोग को, ठीक है? और आपको जैसे मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, लगभग 10-15 क्वेश्चंस मैं करा दूंगा और 20 से 25 क्वेश्चन मैं आपको घर से दे दूंगा करने को, ठीक है? और कल इसका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है वो आपको कराएंगे, ठीक है? ये अभी जो क्वेश्चंस है ना वो रेलवे के आए हुए प्रीवियस,
थोड़े से स्टैंडर्ड और अच्छे होंगे। अभी पहले तो आप इसको कर लो, ठीक है। चलो बैठो, सभी लोग बैठो। ग्रुप में गया क्वेश्चन, देखो गया ना क्वेश्चन एक बार सभी लोग अपना पहला क्वेश्चन पढ़ो। सभी लोग आप लोगों के ग्रुप में ही भेजूंगा, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, पहले को पढ़ो आप। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है खरीदारी के लिए पुनः प्रयोज्य। प्रयोज्य मतलब देखो लैंग्वेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, ठीक है। स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, स्टेटमेंट, एजेक्शन, इन सब के लैंग्वेज आपको बहुत स्लो पढ़ने हैं। इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को आपको 2 से 3-4 बार पढ़ना है, बहुत स्लोली पढ़ना है इसको, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। कह रहा है खरीदारी के लिए पुनः प्रयोज्य कपड़े के थैलों का उपयोग, ठीक है। कपड़े के थैलों का उपयोग, प्रयोज्य, पुनः प्रयोग। प्रयोज्य मतलब क्या हो जाएगा, पुनः प्रयोग कर सको आप। खरीदारी के लिए पुनः प्रयोज्य कपड़े के थैलों का उपयोग, ठीक। किसकी बात कर रहा है, कपड़े के थैलों का उपयोग प्लास्टिक की थैलियों के अंधाधुंध उपयोग से। प्लास्टिक के थैलियों के अंधाधुंध उपयोग, जो प्लास्टिक का थैली अंधाधुंध नहीं हो रहा है, सब्जी लेने जाओ तो प्लास्टिक में मिल रहा है, ठीक है। किराने के चीनी लेने गए वो प्लास्टिक में मिल रहा है। आप जो खाना खाते हो वो क्रैक्स कुरकुरे खाते हो वो भी प्लास्टिक में मिल रहा है। पानी पीते हो वो भी प्लास्टिक के बोतल में है। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो वो भी प्लास्टिक के बोतल में ही है। सब कुछ प्लास्टिक में ही तो है, वही बात कर रहा है। थैलियों के अंधाधुंध उपयोग से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा। प्रश्न क्या है, देखो कम समझ में आया होगा, है ना। पढ़ के कम समझ में आया है ना। फिर से एक बार पढ़ो इसको। कह रहा है खरीदारी के लिए पुनः प्रयोज्य। खरीदारी अगर आपको कहीं करना है तो ऐसे थैले का प्रयोग करो जो पुनः प्रयोग हो जाए। मतलब एक ही थैले को बार बार ले जाओ, और जैसे कपड़े का थैला होता है वो क्या होता है कि जैसे प्लास्टिक होता है बहुत सालों सालों तक क्या होता है वो सड़ता नहीं, और ये आपके इन्वायरमेंट के लिए क्या है, काफी हार्मफुल भी है। इन्वायरमेंट को काफी क्या करता है, ये नुकसान भी तो करता है, ठीक। अगर कभी देखोगे प्लास्टिक वगैरह अगर आज कहीं जमीन वगैरह में ऐसे पड़ा है ना, 20 से 25 साल भी देखोगे वैसे की वैसे वो जमीन में पड़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन कपड़ा क्या होता है, वो सड़ जाएगा, इधर उधर उसका पता नहीं चलेगा, 20 साल बाद वो है ना, उसका अंश भी नहीं पता चलेगा, ठीक। तो वही कह रहा है कि अगर जहां पे अंधाधुंध जो प्लास्टिक की थैली उपयोग हो रही है ना, अगर हम लोग उसकी जगह पर प्लास्टिक के थैलियों कपड़े के थैलियों का उपयोग करने लगे बार बार, तो ये जो प्रदूषण है एनवायरनमेंट में उसमें काफी कम कर सकते हैं। किसके थ्रू, पुनः प्रयोज्य कपड़े के थैलों का प्रयोग करके। बस समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे देखो, अब आगे तर्क क्या कह रहा है कि सरकार ने 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। बस समझना, कह रहा सरकार ने 1 जुलाई, सरकार आपकी जो मान लीजिए केंद्र सरकार है, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, उन्होंने एकल उपयोग वाले, एकल उपयोग मतलब जिसका मैं सिर्फ एक बार उपयोग कर पाऊं,
ठीक है। एकल उपयोग वाले, अब ये बताओ क्रैक्स खाने के बाद में पॉलीथीन का दोबारा कौन यूज करता है? करता है कोई? कोई नहीं करता होगा, सब खा के फेंक देते होंगे। टॉफी खाते हो, प्लास्टिक में रहता, निकाला आपने खाया, टॉफी का पैकेट फेंक दिया, कभी यूज में आता है? सब्जी तो खैर मतलब बहरहाल आप घर लेके जाते हो, वो थैला रख लेते हो, दोबारा एक दो बार यूज हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? लेकिन ये सब क्या कभी दोबारा यूज होता है? नहीं होता है। तो वही कह रहे हैं सरकार ने 2022 से जो एकल उपयोग वाले सामान थे, थैले थे, उस पर प्लास्टिक के उपयोग पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगाने का मतलब अब यूजेबल नहीं है, वो कोई यूज नहीं कर सकता है, ऐसा सरकार ने कहा। फिर आगे दूसरा कह रहा है कि कपड़े के थैले पर्यावरण के अनुकूल होते हैं कि नहीं होते हैं? भाई वो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करते हैं, ठीक है, पॉल्यूशन नहीं होता है। फिर आगे फिर देखो, क्योंकि वे पुनः उपयोग करने योग्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर आगे क्या कह रहा है? और स्क्रैप कपड़े से बनाए जा सकते हैं, ये भी सही बात। स्क्रैप होता है ना, स्क्रैप जानते हो क्या होता है? अरे वो स्क्रैप मतलब होता है कि ये चीज, कोई चीज बनाना, मेड फॉर्म में बनाना कि उसको यूजेबल फिर से हो जाए। अपने मतलब उसमें कुछ कपड़े जैसे कहीं फटा वो लगाया, फिर उसमें फिर से यूज कर लिया, ठीक है। ये होता कहीं एक जगह डंप है, स्क्रैप होता नहीं है, स्क्रैप होता है। अब स्क्रैप वो होता है जैसे आपके उसमें लगाया जाता है, फेस वगैरह पे लगाते हो, रब करते हो, वो रब होता है। स्क्रैप होता है जैसे कहीं कबाड़ी वाला देखे हो ना, वहाँ पे जाओ, वैसे कपड़े मतलब उनको वहाँ पे इकट्ठा किया, कुछ और कपड़ों को मिला के फिर से मैं दूसरा बनाया, फिर से यूज किया, होता है कि नहीं होता है? वही बात हो रही है। आगे कह रहे हैं जो अन्यथा लैंडफिल में चले जाएंगे, और वो क्या होगा? अन्यथा लैंडफिल में चले जाएंगे, उसका यूज नहीं करोगे तो वो क्या होंगे? लैंडफिल में, कहीं गड्ढे वगैरह में चले जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरा पहला और दूसरा लॉजिक सही है कि नहीं सही है? सही है। इस बात से कितने लोग एग्री करते हो? मोस्टली एग्री कर रहे हो, तो मैं मान लेता हूँ सही है। हाँ सही है भाई, देखो पढ़ के देखो, पढ़ के देखो कितना बढ़िया दिया है ना क्वेश्चन, आसान भी तो नहीं है। आपको लैंग्वेज देखो कितना बढ़िया दिया, घुमा घुमा के, ठीक। आगे फिर देखो अगले वाले में, मौत की धमकी मिलने के बाद, मौत की धमकी होता नहीं है जैसे किसी को मौत की धमकी दे दे, आज तुम्हारा आने वाले 10 दिन में तुम्हारी मर्डर हो जाएगी या हत्या कर दी जाएगी, कौन के इसका मतलब क्या होता है? मौत की धमकी। प्रश्न आया हुआ है आपके रेलवे टीपीसी में, मौत की धमकी मिलने के बाद एक सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी कौन है? जो थोड़े से इन्फ्लुएंसर टाइप के होते हैं आपके सोसाइटी में, एक उनका एक इन्फ्लुएंस रहता है, उनको लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, उन्हीं को सेलिब्रिटी कहते हैं। एक सेलिब्रिटी ने आत्महत्या के लिए बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदन किया। अच्छा सॉरी, हाँ आत्मरक्षा के लिए, सॉरी, हाँ वो एक्चुअली में ना हमारा ध्यान आप पर रहता है, थोड़ा सा पढ़ा मैं। हाँ आत्मरक्षा के लिए, आत्मरक्षा मतलब स्वयं की रक्षा के लिए। अरे भाई मौत की धमकी मिलेगी तो फिर सही बात है ना, हर कोई तो डर जाएगा, और डर जाएगा फिर वो क्या करेगा? अपनी रक्षा क्या करेगा? चाकू रखेगा, ठीक, चाकू रखेगा, समझ रहे हो ना। और अगर वो थोड़ी सी उसके अंदर कैपेबिलिटी है तो वो क्या करेगा? फिर लाइसेंस वगैरह बंदूक का, ऐसे आप बंदूक तो रख नहीं सकते हो। अगर कोई बंदूक गए ना कहीं से ले लिए ना कट्टा उट्टा, तो सरकार आपको अवैध असलहे को उसमें गिरफ्तार करके बंद कर देगी, 90 दिन पहले आपका जमानत नहीं होता। प्रशासन ऐसा कर देगी कि नहीं कर देगी? उसको पूरा अधिकार है भाई, क्योंकि आप क्या हो, प्रशासन को अपने हाथ में ले रहे हो, ठीक। अब देखो यही बात यहाँ कह रहा है कि मौत की धमकी किसी को मिल रही है, ऐसा है तुम्हारी हत्या हो जाएगी, ठीक है, और हम तुमको गोली मार देंगे। अब वो क्या करेगा बेचारा? अपनी आत्मरक्षा करना चाहेगा, आत्मरक्षा के लिए क्या करेगा? पुलिस से जाएगा, कंप्लेंट करेगा, पास के जो थाना होगा, ठीक। और दूसरा ऑप्शन क्या करेगा कि वो अपनी आत्मरक्षा के लिए फिर कोई बंदूक रखे, चाकू रखे, ठीक है। अरे चाकू यार, चाकू समझ रहे हो? क्या रखे वो? चाकू रखे। अब वो चाकू क्यों रखेगा? अपनी आत्मरक्षा के लिए ना। अच्छा ठीक है,
अब वो आत्मरक्षा के लिए कर रहा है सब कुछ, मतलब मौत से बचने के लिए कर रहा है, मेन लॉजिक यही है। अब वो देखो ये जो ऐसा कर रहा है, जो आगे की बातें कही गई हैं वो कहीं कहीं सही हैं। पहला लॉजिक देखो, कह रहा है एक लोकप्रिय गायक, कौन है, एक लोकप्रिय गायक को हाल ही में, एक लोकप्रिय गायक क्या है, कह रहा एक लोकप्रिय गायक, लोकप्रिय वही फेमस कोई एक गायक थे, सिंगर थे, हाल ही में एक मौत की धमकी पत्र मिलने के एक हफ्ते बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तर्क अब देखना ध्यान से, जैसे अब मान लीजिए कोई कह रहा है कि हम आप एक ऐसे हुआ वाक्य समझ लो, प्रैक्टिकल समझोगा, किसी को मौत की धमकी, ऐसा है कि मैं तुमको गोली से उड़ा दूंगा, ठीक है, वो उसको पहले धमकी मिल चुकी थी, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि कोई एक ले लो, संगठन ले लो, उन्होंने कहा कि मैं आप पर हमला कर दूंगा, ठीक है, और उन्होंने हमला कर दिया और उसकी हत्या होगी, ठीक। फिर वही संगठन मान लीजिए आगे दूसरे आदमी की कर रहा है कि मैं आपकी भी हत्या कर दूंगा, तो वही आदमी डर जाएगा ना, पीछे को लेके डर जाएगा कि नहीं डर जाएगा, भाई यही संगठन था, इनको बोला था हत्या कर देंगे, कर दिया, तो वो क्या करेगा, आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस वगैरह का आवेदन करेगा। तो इस तरीके से मानते ये वाला तर्क हमारा सही है कि नहीं सही है। भाई अगर आवेदन कर रहा है वो, तो आवेदन करने में जाएगा, जब मान लीजिए कहीं पे आवेदन किया, डीएम ऑफिस में गए, तो डीएम ऑफिस में वहां पे जो जितने ऑफिसर्स हैं वो पूछेंगे ना भाई काहे के लिए आप बंदूक ले रहे हो, किस बात के लिए, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, तो कहेगा भाई हमको एक संगठन से आजकल बड़ी धमकी मिल रही है, इस वजह से मैं आवेदन कर रहा हूँ अपनी आत्मरक्षा के लिए। लॉजिक सही बताया कि नहीं बताया, सही बात है ना, ठीक है। आगे तो पहला तो मैं सही मान रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो, मशहूर हस्तियों को, मशहूर हस्ती समझ रहे हो ना, जो फेमस आदमी है थोड़े से, ठीक है, कह रहा है कि मशहूर हस्तियों को अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए जाना जाता है। कोई बात है क्या, ये बात क्या कह रहा है और कहाँ बात आ रही है, बात तो वहां आत्मरक्षा की कर रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, कह रहा है कि अपने शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। कोई बात है क्या, ये नहीं। फिर आगे, कई लुप्त प्राय जानवरों की गलत हत्या के दोषी ठहराया गया है। कोई बात नहीं, लॉजिक है क्या, पहले वाले कथन से इसमें कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। जबरदस्ती का दिमाग आप इसमें मत लगाना, जितनी बात कही जाएगी उतने तक में सोचिए। मैंने पहले ही कहा था अर्जुन बनना है आपको, जो कथन में कहा जाएगा वही आपका तर्क होगा, उसी से रिलेटेड। आगे तो आपका क्या होगा, तर्क दो कमजोर है और तर्क एक क्या है, कथन मजबूत है। कोई दिक्कत यहाँ तक में हो तो बताएं, किसी गर्ल्स या बॉयज को कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो बताए, वो हमको हो गया। चलो आगे देखो, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत समाज अनेकता में एकता का प्रतीक है। जो अपना भारतीय समाज है, हमारी जो अपनी इंडिया की सोसाइटी है, वो अनेकता में एकता का प्रतीक है, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा सा एक याद नहीं आ पा रहा है, एक लोकोक्ति थी, दो कोस कोस पे पानी बदले, और ऐसे कुछ है पानी बदले, वो क्या है, हाँ, कोस कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे पानी बदले। ये पुरानी एक लोकोक्ति और मुहावरा है, कोस कोस पे पानी बदले। आप देखो जैसे गोंडा के लोग हैं, है ना, वो जैसे कोई कहता है और आओ आओ है का, ठीक, हमारे लोग के यहाँ बस्ती में कहते हैं आया है का, कब आए हो। और यहाँ पे अगर संत कबीर नगर जाओगे तो कहेंगे अली है, ठीक है। तो अगर वहाँ गोरखपुर देवरिया जाओगे तो क्या कहेंगे, रउआ आई हैं, है ना। बिहार चले जाओगे तो क्या कहेंगे, रउआ आओ का, वेल बड़ा। मतलब देखो क्या है कि वहाँ पे गोंडा की अलग लैंग्वेज, बस्ती की अलग, खलीलाबाद संत कबीर नगर की अलग, गोरखपुर की अलग, बिहार में बगल गोपालगंज की अलग, सबको देखो तो अपनी विविधता है कि नहीं है कि नहीं। अच्छा अभी देखो, जैसे
आपको पता नहीं होगा, अभी अपने लोग ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं कि बिना दाल चावल, है ना, दाल चावल सब्जी रोटी फुल प्लेट में खाते हैं। लेकिन आप अभी ये झांसी के साइड में चले जाओ, एमपी ग्वालियर चले जाओ, है ना, औरैया इटावा इसके आगे पे जाओगे, ये सब यहाँ पर चावल बहुत मिनिमल यूज करते हैं लोग, चावल खाते ही नहीं, बहुत कम खाते हैं। उनके ओकेजन पे चावल खाया जाता है। आपको सुन के बड़ा वो हुआ होगा, अरे चावल के बिना कैसे रहते होंगे, सुन के बड़ा शौक में होगे ना, देखो। लेकिन हम लोग का क्या है, बिना दाल भात खाए तो फिर सुकून रहता नहीं है दिल में, समझ रहे हो ना बात। तो अब देखो वो विविधता है कि नहीं है हमारे उनमें, लेकिन फिर भी हम लोग एक साथ रह रहे हैं। आप अभी ऐसे देख लो, जाओगे अहमदाबाद में, वहाँ गुजरात में हर चीज में चीनी डाल देते हैं, मीठा रहता है, दाल मीठी रहती है। आप अभी कभी सुने ही नहीं होंगे दाल मीठी क्या होती है, सुने होंगे, खाए नहीं होंगे। भाई आपको लगेगा यार हमारे लोग के यहाँ तो खीर वो बनता है मीठा, अरे दाल कैसा मीठा होता होगा, हमारे यहाँ तो मिर्चा डाल के दाल फ्राई किया जाता है, वहाँ कैसे होता होगा। तो देखो वहाँ के लोग विविधता है कि नहीं, यहाँ पे अभी अपने यहाँ पे है। अभी देखो यहाँ के लोग भोजपुरी बोलते हैं, अपने यहाँ के लोग अवधी बोल रहे हैं, आगे जाओगे वहाँ पे ब्रज भाषा बोलेंगे, आगे और हरिवाड़वी बोलेंगे, उधर राजस्थान वाली बोलेंगे, ठीक है, और इधर जितने जाओगे भोजपुरी बोलेंगे इधर, है ना। तो देखो सबका अपना विविधता है, उसमें फिर भी सब लोग साथ में रह रहे हैं। अनेकता है कि नहीं, अनेकता में भी क्या है, एकता है। वही बात यहाँ पे है। अभी देख रहे, मान लीजिए रहन सहन में देखो, साउथ वाले देखो वो क्या होते हैं, साउथ वाले वो अभी देखते हैं ना, जैसे गेंडा स्वामी और साउथ की मूवी देखते होंगे, ब्रह्मानंद ऐसे करके, है ना, सब लोग बहुत अच्छे एक्टर हैं सभी लोग। तो वो लोग क्या करते हैं, उनका पहनावा अलग सा रहता है, हमारा आपका पहनावा अलग सा रहता है। अभी आप देखोगे जो बाबा, आपके बाबा हमारे बाबा है, वो देखते हुए कुर्ता धोती पहनते होंगे, उनको पैंट शर्ट पहना पाओगे, नहीं पहना पाओगे। बात समझ रहे कि नहीं। तो सबका कल्चर अलग है, रहने का तरीका अलग है, खाने का तरीका अलग है, ठीक है, बोलने का तरीका अलग है, ठीक। अभी आप देखो जैसे यहाँ पे आपके कहीं पे नल लगाया, ठीक, 40 फीट 60 फीट पे नल लगाया, बोरिंग करा लिया, पानी एक हैंडल मार रहा, पानी निकल रहा है। और यही चले जाओ अभी एमपी में 200-300 फीट करते रहो, पानी निकलेगा ही, पथरीला एरिया है, पानी आता ही नहीं है। समरसेबल होता है वहाँ, बहुत गहरा गहरा तो पानी आता है। तो अनेकता है कि नहीं, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, फिर भी हम लोग साथ रह रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से कहा जाता है अनेकता में भी क्या है, हमारी एकता है, ठीक। आगे देखो, अच्छा अभी कई लोग ऐसा सुने होंगे, जैसे नागालैंड वगैरह में सुनते हो कि सांप उप मार के खा लेते हैं, सुने हो कि नहीं, सुने हो ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अब पता नहीं, हम तो गए नहीं, कभी जाएंगे अगर मौका मिला तो बता देंगे आप लोगों को, लेकिन ऐसा मैं भी, लेकिन वहाँ का देखो रहन सहन बिल्कुल अलग है ना। आपका इन्वायरमेंट हमारे इन्वायरमेंट बहुत, उनका इन्वायरमेंट हमारे इन्वायरमेंट से बिल्कुल चेंज है कि नहीं। वहाँ के लोग देखो पता नहीं बोडो वगैरह कुछ बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश वगैरह बोडो बोलते हैं, हमारे यहाँ के लोग भोजपुरी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, अवधी बोलते हैं, ठीक, बहुत कुछ अलग है, खाने का तरीका अलग होगा, ठीक। आगे देखो, अब कह रहे ना भारतीय समाज अनेकता में क्या है, एकता का प्रतीक है। फिर आगे उसका तर्क क्या कह रहा है, समझो, कह रहा भारतीय समाज में विभिन्न सांस्कृतिक अस्मिताओं के लोग गर्व के साथ रहते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। अभी जैसे हमारी आपकी जो कल्चर है, हमारा आपका कल्चर ही क्या है कि सभी विभिन्न अस्मिताओं, विभिन्न अस्मिता का मतलब क्या है कि हो सकता विभिन्न पंथ के लोग हों, विभिन्न संप्रदाय के लोग हों, विभिन्न धर्म के लोग हों, विभिन्न जात के लोग हों, वो सब क्या है, एक साथ में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अब हमारी बात है, जैसे अभी मान लीजिए हिंदू रीति रिवाज है, हिंदू रीति रिवाज में होली और दीपावली मुख्य त्योहार है, उसमें भी देखो हमारे मुस्लिम भाई हैं, ठीक, हमारे सिख भाई हैं, हमारे जैन भाई हैं, सब लोग इन्वॉल्व होते हैं कि नहीं होते हैं, अगर जानने वाले में। अब ऐसी मान लीजिए उनके यहाँ पे जैसे जैन का हो गया, ठीक, बौद्ध का हो गया, ईसाई का हो गया, हम लोग भी देखो अभी जैसे मुहर्रम रहता है तो बधाई देते हैं, 25 क्रिसमस डे रहता है, सब लोग वो सेंटा क्लॉज वगैरह बांध के फोटो स्टेटस लगा दिया करते हैं। तो एकता ही तो है भाई, उनके धर्म अलग है, तो ऐसा तो हम तो नहीं मान सकते, क्या दिक्कत है। लेकिन हमारे भारत में क्या है,
विविधता में भी क्या है, एकता है। विभिन्न अस्मिता के लोग हैं, विभिन्न पंथ के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, लेकिन फिर भी क्या है, साथ रहे। तो ये बात उस बात से मतलब रखता है कि नहीं रखता है? ठीक है, आगे फिर देखो। प्रतिभा पलायन भारतीय विविधता में एकता का सूचक है। प्रतिभा पलायन, प्रतिभा पलायन मतलब जान रहे हो कि ये बात कह रहा है जैसे भारत के लोग, जैसे सत्या नडेला, आपको पता है ना कौन है सत्या नडेला के बारे में जानते हो? सुंदर पिचई, ये लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं। ठीक है, सुनो, ये लोग बाहर क्यों गए? बाहर जानते हो क्यों गए हैं? क्योंकि यहाँ पे अवसर कम है। अगर यहीं के लोग वैसा प्रोजेक्ट और ऐसी चीजें यहीं हो जाएं तो बाहर में जाके क्यों करेंगे भाई? अभी हमको कह रहा है हमको बस्ती में नौकरी मिल जाए, मैं बढ़िया नौकरी बस्ती में कर लूँ, तो हमको बाहर जाने की कोई जरूरत है नहीं। सारी रिसोर्सेस हमारे पास यहीं है, तो हम कहीं बाहर जाएंगे? नहीं जाएंगे। अगर वो सत्या नडेला, भाई उनकी इफिशियंसी इतनी है कि यहाँ के लोग सर्वाइव, यहाँ की कंपनी सर्वाइव नहीं कर पा रही है, ठीक है, उनके अंदर इफिशियंसी है, कैपेबिलिटी है, वो बाहर को भी सर्वाइव कर रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वहाँ के लोग ये बताओ, अगर यहाँ से लोग बाहर जाके कर रहे हैं तो इसमें विविधता में अनेकता है क्या? ये तो निगेटिव बात होगी कि नहीं होगी? प्रतिभा का पलायन हो रहा है। प्रतिभा का पलायन विविधता में एकता होता है? नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ, मैं अभी जैसे आपके भाई बंधु बहुत सारे होंगे, कहीं IIT IIM में, एम्स में कहीं बहुत अच्छे डॉक्टर या कोई इंजीनियर होंगे। कल को वो जो है बहुत अच्छा उनके पास स्कॉलर हो गए, वो बहुत अच्छा उनके पास नॉलेज हो गया, तुरंत छोड़ के चले जाते हैं वो। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग सर्वाइव, वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उनको उनके जितनी कैपेबिलिटी है, उनकी एफिशिएंसी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ काम नहीं मिल पा रहा है। समझ में आया कि नहीं? उनको यहाँ अच्छा नहीं लगे, वो बाहर चले जाएंगे, उसके एवज में उनको बढ़िया पैसा मिलेगा, उनको भारत में उतना पैसा कमा नहीं पाएंगे, तो चले जाते हैं ना। तो क्या उसमें प्रतिभा का पलायन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, इसमें विविधता में अनेकता है क्या? नहीं है। बहुत सारे लोग इंडिया छोड़ दे रहे हैं, क्यों? कि भारत में पैसा नहीं हो पा रहा। तो ये क्या पलायन है? प्रतिभा पलायन में एकता है? नहीं भाई, ये तो कमी है। तो ये दूसरा वाला लॉजिक हमारा सही होगा? नहीं होगा। तो पहला वाला से क्या होगा? सही होगा। कथन एक आपका मजबूत है, कथन दो क्या है? आगे फिर देखो, आपका अगला क्वेश्चन बना है, फेक न्यूज दुनिया भर में 21वीं सदी की समस्या बन गई है। फेक न्यूज क्या है? फेक न्यूज दुनिया भर में 21वीं सदी की क्या बन गई है? समस्या बन गई है। आप किस सदी में रह रहे हो? 21वीं सदी में रह रहे हो ना। फेक न्यूज जानते हो क्या होता है? फेक न्यूज कभी देखा है आपने? सुना जरूर होगा। ऐसे जैसे आपके गांव में बहुत सारे दादा वादा लोग होंगे जिनकी तबीयत खराब रहती है, अचानक से आपको सुनाई देता है, अरे वो गुजर गए, वो पता चला शाम तक में आपको पता चला कि तो जीवित हैं, है ना? इसका मतलब क्या हो गया? फेक न्यूज आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अभी जैसे बहुत सारे चीजें आप देखोगे नॉर्मल आपके उसमें रहता है, ठीक है, बहुत सारे जैसे वीडियो बना के आपको डराते हैं या धमकाते हैं, कुछ ऐसा बना के आप बहुत सारे न्यूज देखो, इंफॉर्मेशन गलत मिलते होंगे आपको। यूट्यूब पे अभी कहते नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई एक चैनल है, वो कहा बस आ गई वैकेंसी, नोटिफिकेशन निकल दिया है, बस पहुंचने वाला आपके पास में। इसका मतलब क्या है? फेक न्यूज तो फैला रहे हो, मतलब उसमें कोई प्रमाणिकता नहीं रहता है, उस न्यूज में कोई अस्थायित्व तो नहीं रहता है। समझ में आया नहीं आया? यही होता है क्या? फेक न्यूज। अब ये आज का 21वीं सदी हमारे अपने टाइम के लिए, जिस सदी में मैं रह रहा हूँ, वो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखो, इसका लॉजिक क्या है? कह रहा है कि इस विश्वव्यापी समस्या के निपटने के लिए वैश्विक स्तर के तंत्र की आवश्यकता है। तो बिल्कुल सही बात है भाई। अगर ये फेक न्यूज, ऐसा तो है नहीं कि फेक न्यूज हमारे इंडिया में ही है या हमारे उत्तर प्रदेश में ही है, ये तो विश्वव्यापी है ना भाई। नेट जब से इंटरनेट चल रहा है तब से फेक न्यूज की चीजें, और सोशल मीडिया आया और फेक न्यूज का वो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? लोग कुछ भी लगा दे रहे, कभी कुछ भी हो जाता है, कुछ भी लगा देते हैं। तो यही चीजें हैं। कह रहा है कि ये जो विश्वव्यापी समस्या है फेक न्यूज वाला, ये खत्म करना है। और खत्म कैसे होगा? क्योंकि एक देश तो है नहीं इससे परेशान, पूरी दुनिया परेशान है,
ठीक है, तो पूरी दुनिया को ये कह रहे हैं कि एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए कि इस पे सब लोगों को सामूहिक रूप से मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, ऐसा बता रहे हैं। तो बताओ कथन के हिसाब से ये लॉजिक जो दिया गया वो सही है कि गलत है? सही है ना? ठीक है, आगे फिर देखो, कह रहा फेक न्यूज से जुड़ी समस्याएं सिर्फ भारत में मौजूद हैं। अगर ये बताओ ये सिर्फ भारत में होती तो विश्वव्यापी की बात क्यों होती? समझ में आया कि नहीं आया? तो दूसरा तर्क क्या है फिर? गलत। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला देखो, कह रहा है गांव एक्स के किसानों, गांव एक्स के क्या है किसानों को उन फसलों की ओर, गांव एक्स के किसानों को उन फसलों की ओर रुख करना चाहिए जिनके लिए गन्ने की तुलना में सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, कह रहा है ये बात कि गांव एक्स, सपोज करिए वो आपका अपना गांव, एक्स मतलब कोई भी गांव ले सकते हो, ठीक है, आपका अपना ही गांव वो हो सकता है, एक्स की जगह आप अपना गांव मान लो। समझ में आया कि नहीं आया? फिर आगे कह रहा है कि गांव एक्स के किसानों को उन फसलों की ओर रुख करना चाहिए। मतलब एक बात बताओ, अभी जैसे आपके यहाँ कुछ काम हो रहा है, गेहूं बोया गया है ना, पता चले आजकल बड़ा परेशान सा हो गया है किसान, किस बात को लेके? क्योंकि आजकल गाय खा ले रही है ना, गाय साड़ आ जाते हैं, वो पूरा गेहूं खा लेते हैं। ठीक है, तो और पानी खूब लगता है, पानी लगने से क्या होता है, वाटर का लेवल धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, हो रहा है ना। तो इसमें आदमी को क्या करता है, फेंसिंग करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियां, पानी वगैरह। जब ये बताओ गन्ना कह रहा है, गन्ना 1 साल वाला है, ठीक, उसको बना हुई है, उसमें पानी भी कब लगेगा, क्या है वही है। हाँ, कह रहा है गांव एक्स के किसानों को उन फसलों की ओर रुख करना चाहिए जिनके लिए गन्ने की तुलना में सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। गन्ने की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है, इसका मतलब ये निकला कि गन्ने की सिंचाई जब की जाती है ना तो ज्यादा पानी लगता है। ठीक है, तो मतलब ये निकला कि गन्ना उस गांव में अधिकतर क्या बोया जाता है, गन्ना बोया जाता है। उस गांव में क्या बोया जाता है, गन्ना बोया जाता है। और गन्ना बोया जाएगा तो पानी अधिक, उसमें क्या होगा, दोहन होगा, होगा कि नहीं होगा। और पानी कहाँ से आएगा, भूमिगत जल ही तो है, उसी का दोहन हो रहा है। तो कह रहे हैं इसके लिए वहां पर सेकेंडरी चीजें कुछ बोई जानी चाहिए। जैसे अब आपको क्या कि चना बो दे, अरहर बो दे, यहाँ कम पानी लगता है, इस समय कम पानी लगता है ना, कुछ ऐसा सेकेंडरी ऐसे फसलों की ओर जाना चाहिए कि जहां पर कम पानी लगे, ऐसे फसल को बोना चाहिए। वही कह रहा है कि गांव एक्स के किसानों को ऐसे फसलों की ओर रुख करना चाहिए कि जहां पर कम पानी लगे गन्ना की तुलना में। अब आगे बात क्या कह रहा है उसको पढ़ो। तर्क कह रहा है पिछले कुछ वर्षों में गांव एक्स में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता में लगातार कमी आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, कमी आ रही है तभी तो ये चीजें सामने आ रही हैं भाई, पानी की कमी आ रही है तभी तो ये बात सामने आया कि भैया इसके सिवा ये भी करो। ठीक है, आपको यहाँ पर जैसे नौकरी नहीं मिल रही, खुद तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो ढंग से, आपके पापा फिर बोल देंगे जाओ बेटा आप कमाओ, अब आपसे नहीं हो पाएगा। क्यों ऐसा बोलेंगे वो? क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो देख रहे हैं आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो कहेंगे जाओ बेटा आप कमाओ, अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम आपको पैसा नहीं देंगे। ये कब बोलेंगे आपके पापा? जब आप मुझसे रिजल्ट बढ़िया नहीं है। तो गन्ना वाले क्या भाई, गन्ना बोते खूब पानी कंज्यूम हो रहा है, भूमिगत जल का दोहन हो रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर क्या बोलेंगे? ऐसा कुछ बोलना भाई जिससे कम पानी भी लगे ना, भूमिगत जल बना रहे, वो भी प्रोडक्शन हो, आपका भी जीवन चले और पर्यावरण का नुकसान भी ना हो। यही तो है ना बात। तो उस हिसाब से पहला वाला क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। दूसरे में आ जाओ, गांव एक्स के किसानों की आय का मुख्य स्रोत पास के चीनी मिलों को गन्ने के फसल की बिक्री है। अब बताओ ये क्या बात है भाई, ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई ना। क्या हुआ? हाँ
कह रहा है देखो, कह रहा है गांव एक्स के किसानों के आय का मुख्य स्रोत पास के चीनी मिलों को गन्ने की फसल की बिक्री है। एक बात बताओ, जैसे मैं यहाँ पर गन्ना, यहाँ पर मान लीजिए आपके यहाँ पे गेहूं ही क्यों बोया जाता भाई इस समय, कोई बताएगा हमको? आपके यहाँ पे गेहूं ही क्यों बोया जाता है? उत्पादन बढ़िया, और आपके पास में मंडी है, वहां आप जाके बेच आते हो, जरूरत के हिसाब से आपके पास मतलब पैसा आ जाता है, दूसरे उसमें यूटिलाइज कर ले तो पैसे। मतलब एक बात बताओ, अगर गांव एक्स के लोग गन्ना बो रहे हैं तो पास में अगर शुगर मिल है उसमें बिक्री कराते हैं तभी तो बो रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं? और आप यहाँ पर ये बताओ कपास कैसे उगा लेते हो? पता चले आप कपास उगा लोगे, यहाँ से ले जाने में अहमदाबाद और वहाँ पर भाड़ा लग जाएगा इतना कि जितना आपका कपास नहीं हो उससे ज्यादा भाड़ा लग जाएगा, आपका फायदा होगा कुछ नहीं। अब पता चले वो लोग गेहूं बोने लगे, गेहूं बोने लगे, तब क्या होगा? कुछ होगा फिर? अभी जैसे आपको पता है ना कि दलहन उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश 1 नंबर पर है कि नहीं? दलहन वाले में सबसे ज्यादा वही है, सरसों मस्टर्ड ऑयल इन सब पे वही सबसे ज्यादा होता है, रहर सब वही होता है। क्या कारण है भाई? वहाँ भी तो गेहूं बो सकते हैं, एक कल्चर है, मतलब वहाँ का एक ऐसा इन्वायरमेंट, उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो चीजें उनको मिल रही हैं। समझ में आया कि नहीं? एक बात बताओ, आप कहें जो है अभी जैसे रबी की फसल चल रही है, गेहूं कहीं इसी टाइम बोया जाता है भाई? अगर ऐसा होना तो गेहूं धान एक साथ ना बोले हैं इस टाइम, तो सबका एक टाइम होता है ना, उसी टाइम पे बोया जा रहा है, और जिस हिसाब से बोया जाता है उसी हिसाब से उसका क्या होता है। जैसे इस समय का मंडी क्या है? गेहूं ही है। आने वाले दिन में कौन सी मंडी लगनी है आपके यहाँ पे? इसके पहले तो धान का लगा था, क्योंकि आपके यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो ये अपना पूर्वांचल का क्षेत्र है, यहाँ धान के मतलब अधिकतर किसानों ने क्या पैदा कर रखा था? धान, तो वहां पर मंडी पर ले गए। अब कौन सी मंडी लगनी है? गेहूं की। क्यों लगनी है? जब यहाँ का किसान क्या करेगा? खेतों में गेहूं बोया हुआ है, वो गेहूं का प्रोडक्शन होगा, ले जाके बेचेगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं ना कि गांव एक्स का जो किसान है, अगर वो गन्ना बो रहा है तो उसके पास में बिक्री करने का संसाधन वहां पर है, तभी वो बो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बात बताओ, सही है कि नहीं सही है? सही है ना? तो कथन 1 और 2 क्या माने जाएंगे? सही माने। चलिए आगे देखो, 6वां कह रहा कोविड-19 के बाद के समय में युवाओं में बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। कोविड-19 के बाद जो कोविड का टाइम था, कोविड-19 जानते हो ना, 24 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा, और सॉरी 22 मार्च को, 24 मार्च से रेगुलर बेसिस पे कर्फ्यू लग गया था पूरे इंडिया। क्यों लगा? कोविड की वजह से। उस टाइम पे क्या हुआ, हमारे जितने लघु उद्योग थे, मध्यम उद्योग थे या बड़े बड़े उद्योग थे, सब बंद हो गए। बाहर से लोग अपने घरों पे आने लगे थे। क्यों आने लगे थे? क्योंकि भाई कोविड का डर था, भय था, अपने जीवन को लेकर सब लोग परेशान थे, सब लोग अपने घर पे आ गए, अपना अपना काम करने लगे। ठीक है, अच्छा अभी ये बताओ, जब सब लोग कहीं पे मान लीजिए बड़े बड़े कारखाने हैं वहां पे काम कर रहे हैं, कहीं इंडस्ट्री है वहां काम कर रहे हैं, सब वहां से सब लोग कोविड के बाद में अपने घर चले आए। ठीक है, उतना बढ़िया, जैसे मान लीजिए कोई एक है वो जूते की फैक्ट्री है, ठीक है, जूते की फैक्ट्री है, जूते की फैक्ट्री में मान लीजिए 10,000 लोग काम कर रहे हैं। ठीक, अब 10,000 लोग वहां पे, जूता बिकेगा, जब जूता बिकेगा तभी तो नया प्रोडक्शन बनेगा। पता चले उनके पास 50,000 जूता है, वो 50,000 जूता बेच ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ का जो काम करने वाला है वो, अब वहाँ का मालिक इनको बुलाएगा नहीं। जैसे क्या होता है कि कभी भी जो डिमांड और सप्लाई होता है, जैसे जितनी ज्यादा डिमांड होगी अगर उसी हिसाब से सप्लाई, ठीक है, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो जूता अगर बिकेगा तो यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए उतनी आदमी की जरूरत भी होगी। ठीक है, तो जूते का प्रोडक्शन करने के लिए आदमी जरूरत, तो लोगों को जरूरत होगी, वो काम करेगा, उसके एवज में उसको पैसा मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या हुआ कि जितने उद्योग थे वो धीरे धीरे कोरोना के टाइम पे क्या हुए, बंद हो गए। कोरोना के टाइम पे क्या हुए, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग या जो बड़े बड़े उद्योग हैं क्या हो गए, बंद हो रखे थे, धीरे धीरे कम चल रहे थे। तो वहां पे क्या हुआ था, प्रोडक्शन कम होता था।
आदमी ह्यूमन पावर, जो मैन पावर था वो कम नीड होती थी। तो लोगों में क्या हुआ, फिर अधिकतर लोग क्या हुए, अपने कंपनी के लिए कंपनी के ओनर उनको बुला ही नहीं रहे काम करने का, तो अधिकतर लोग क्या हुए, तो बेरोजगार नहीं हो गए थे। वही बात कर रहे हैं, ठीक है। उससे क्या फर्क हुआ, आगे देखो, कह रहा है कई लाख उद्योगों ने कोविड के अवधि के दौरान काम करना बंद कर दिया था। मान लेते हैं ये दोनों कथन सही है कि नहीं सही है भाई। बेरोजगारी कोरोना के बाद ही कहां बेरोजगारी आई भाई, कोरोना के बाद ही कहां बेरोजगारी आई, क्योंकि कोरोना के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लघु और बड़े उद्योग थे वो बंद हो गए। समझ में आया कि नहीं आया, तभी तो बेरोजगारी आई। जो वहां पे रोजगार काम करते हैं, अरे देखो भाई, रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता है, ये भी जान लो, ठीक है। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब वहां पे किसी को रोजगार, भाई अब कह रहा है सरकार यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगा दे, ठीक है। अभी जैसे आपकी शुगर मिल चल रहा है, रुधौली में शुगर मिल चल रहा है, वहां पे 10,000 लोग काम कर रहे हैं, सबको वो रोजगार दे रखा कि नहीं दे रखा, दे रखा है ना। वो सरकारी नौकरी तो दिया नहीं, रोजगार दे रखा है, वहां पे आइए काम करिए अपना भाई, उसके एवज में आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि कई लाख उद्योगों ने कोविड अवधि के दौरान काम करना क्या है, बंद कर दिया है। तभी क्या हुआ है वहां पे, तभी क्या हुआ है, बेरोजगारी बढ़ गई है। फिर आगे देखो, कह रहा है लोग लघु उद्योगों में काम नहीं करना चाहते हैं। अरे भाई, जब आप काम नहीं करना चाहोगे तो बेरोजगार नहीं रहोगे आप, रहोगे कि नहीं रहोगे। मैं कह रहा हूं आप यूपीएससी के लिए क्या पढ़ ही नहीं रहो, आप आईएएस हो जाओगे, सीरियसली वही ऑब्वियस सी बात है ना। कि मान लो दोनों कथन क्या है, फिर सही है। समझ आया कि नहीं आया, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 7वां 8वां आप करो, 7वां 8वां आप करो। क्वेश्चन नंबर 7वां 8वां आप करो, एक बार आप पढ़ो उसको, देखो। जैसे क्वेश्चन नंबर 7वां जो दिया गया है, उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या दिया गया है, उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए दिया गया है। कौन से उत्कृष्टता पुरस्कार, किसी अस्पताल में जो सर्वे किया जा रहा है, ठीक है, वहां पे मामलों का निपटान किया जा रहा है, उसके लिए उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जा रहा है। उसी उत्कृष्टता पुरस्कार को लेके बहुत धीरे धीरे स्लोली पढ़िए आप, और बताइए क्या आपको समझ आ रहा है ये। हाँ, दूसरा सही है, साथ में देखो, कह रहा है यदि अस्पताल एक्स की अपशिष्ट प्रबंधन क्षमताओं से निपटा जाता है। यदि अस्पताल एक्स, एक कोई अस्पताल है, सपोज करिए आपके बस्ती का जिला हॉस्पिटल है, ठीक है, वहां पे कह रहा अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब क्या, कल कचरे, जो कूड़े कचरे हैं उन्हीं को लेके बात हो रही, ठीक है। कल कचरे के प्रबंधन क्षमताओं से निपटा जाता है, कि मतलब जो कूड़े कचरे निकल रहे हैं इधर उधर, गंदगी ना फैली रहे, उसके लिए कुछ प्रबंध किया जाए। और प्रबंध क्या किया जाए कि एक उसके लिए एक ऐसा नियम लाया जाए, या जगह जगह पे डस्टबिन वगैरह रखा जाए कि इधर उधर कचरे लोग ना फेंकें, जिससे क्या होगा, अस्पताल का एनवायरनमेंट स्वच्छ रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया। फिर वही बात कह रहा है, तो हम निश्चित रूप से 2022-23 के लिए सेवा से उत्कृष्टता पुरस्कार जीतेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। ये बात कौन बोल रहा है, अस्पताल एक्स के निदेशक मंडल में से, मतलब अस्पताल एक्स जिला अस्पताल के सीएमओ होते हैं, चीफ ऑफ मेडिकल ऑफिसर। देखो, कह रहा है कि सीएमओ ने क्या बोला कि ऐसा है भैया कि अगर आपको, हमें जैसे क्या हुआ, समझो सीएमओ हो गए, सीएमएस हो गए, सब अधिकारी, आला अधिकारी हैं जो ना स्वास्थ्य विभाग के, सब लोग एक साथ में बैठे, ठीक है। उन्होंने कहा कि यार अब की बार ऐसा है ना, हमारे आसपास के बगल के जिलों को यार बड़ा बढ़िया सा अवार्ड मिला है,
हमारे यहाँ गंदगी गंधैला मचाए रहते हैं, हमको भी अब की बार कुछ बढ़िया करना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कंडीशन रखा कि ऐसा भैया कि अगर हम लोग ना ये उत्कृष्टता पुरस्कार अगर प्राप्त करना है ना, तो सबसे पहले तो हम लोग को कूड़ा प्रबंधन पे काम करना होगा। जो इधर से कूड़े कचरे निकल रहे हैं, इधर उधर फेंके गए हैं, उसके लिए प्रबंध किया जाए। कहीं पे सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, ठीक है, जगह जगह पे डस्टबिन रहे, साफ सफाई हो, सुबह शाम झाड़ू लगे, पोछा लगे, तो ये क्या होगा, इससे वहां पे एनवायरनमेंट अच्छा होगा। और वहां की सर्वे टीम आएगी तो देखेगी बहुत अच्छे से वेल नीट एंड क्लीन है, तो वो क्या करेगी, वो देखेगी ना, उसको तो अच्छा लगेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उत्कृष्टता का पुरस्कार देगा उनको, ठीक है। ये बात कौन कह रहा है, उन्हीं में से जो चीफ जितने लोग मतलब आला अधिकारी बैठे हुए थे, उनमें आपस में बात हो रही है कि ऐसा हम करेंगे तो ऐसी चीजें हो जाएंगी। बस समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर? फिर आगे देखो। अब इससे आपका कंक्लूजन क्या निकलता है भाई? आप बताओ कंक्लूजन क्या निकलता है? हाँ, 2022-23 में 4 अलग अलग घटनाओं में आईसीयू में आग लगने, ऑक्सीजन की कमी आदि जैसी विभिन्न घटनाओं के कारण 15 रोगियों की जान चली गई और 46 घायल हो गए। ये कोई बात नहीं, वहाँ प्रबंधन की बात कर रहे हैं, यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, पूरा प्रबंधन किया, यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे, पास के शहर में स्थित अस्पताल ए में रिकॉर्ड 5 बार सेवा का उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। इसी वजह से कह रहे ये आपकी बार अमोकीतना है, ठीक है। इसी वजह से वो क्या करेंगे, नियम बनाएंगे ना, वही बात कर रहे हैं। कौन सा तर्क सही होगा? बी वाला। ए वाला कमजोर है जबकि बी एक तटस्थ तर्क है। आगे फिर देखो, स्कूलों को सभी उम्र के बच्चों के बीच आत्म अनुशासन को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। हाँ, स्कूलों में जो स्कूल है, स्कूल जान रहे हो ना, जो आपके प्राइमरी, प्री नर्सरी, प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालय है, वहां पे कह रहा है कि सब स्कूलों को सभी उम्र के बच्चों को, सभी उम्र के बच्चों को, अब पता चले 40 साल का कोई वो बच्चा नहीं है, वो गधैला हो गया है, ठीक है, बुजुर्ग हो गया है, ब्रायड हो गया है, ठीक। गधैला, अरे वो मैं ऐसे ही बोल रहा था, इतने देर से आप लोग झेल रहे हो, थोड़ा सा हंस लो, थोड़ा सा जो आपके अंदर का वो तनाव है वो दूर हो जाए, है ना। अच्छा लगा ना? थोड़ा सा कमेंट वगैरह कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगा। चलो, अब सीरियस हो जाओ इधर। ये हाँ, कह रहा है स्कूलों को सभी उम्र के बच्चों के बीच आत्म अनुशासन को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो उनके अंदर का अनुशासन है उनके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे अब एक बात बताओ, मैं इस बात की कहो तो स्टाम्प पेपर पर लिख के दे दूं, अगर कोई अनुशासित हो गया तो उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं। मन को अनुशासित कर लो, आप अपने लिए एकदम अनुशासित हो जाओ, एकदम राइट टाइम खाना है, राइट टाइम पढ़ना है, राइट टाइम उठना है, अपना जो काम है सिर्फ उसी से रिलेटेड काम करना है। समझ आया कि नहीं आया? एकदम अनुशासित हो जाओ। अभी देखो, आपको पाने लायक बहुत, आप दुनिया से बहुत आगे निकल जाओ। यूपीएससी के आप बहुत छोटे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बस आत्म अनुशासन। अच्छा, अनुशासन आएगा, अनुशासन कहाँ से आएगा? अपने से आएगा ना, आत्म अनुशासन। यही बात कर रहा है कि बच्चों को, यहाँ के बच्चों को स्कूल में है जो, उनके हर बच्चों को क्या करना चाहिए? आत्म अनुशासित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आत्म अनुशासित, खुद से अनुशासित हो, इसके लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। बाबू, जैसे मैं कह रहा हूँ, आए दिन मैं आप लोग को समझाता रहूँ, भाई करते रहो यार, भटको नहीं, करते रहो, भटको नहीं, इधर उधर पढ़ते रहो, अनुशासित रहो, मन को नियंत्रित करो, भटकने नहीं दो इधर उधर, बताते रहते हैं। तो मैं क्या करूँ, आपको प्रोत्साहित तो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? प्रोत्साहित कर रहा हूँ, मेरा हिस्सा है, भटको नहीं इधर उधर, कंसंट्रेट रखो अपने आप, फोकस्ड रखो किसी चीज को लेकर। वही बात होगी।
फिर देखो, कह रहा स्कूलों के सभी उम्र के बच्चों के बीच में आत्म अनुशासित प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है, 7 वर्ष की आयु तक के बच्चे अनुशासन की अवधारणा को समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं है। आप उनको क्या पता यार आत्म अनुशासन क्या होता है ना? लेकिन ये बात मैं सही मानता हूं, वही ना, पहला तो सही है ना? ठीक, आगे फिर देखो, अनुशासन बाहर से दूसरों की तुलना में स्वयं द्वारा स्थापित किए जाने पर अधिक समय तक और अधिक प्रभावी रहता है। कौन बोला ये? बिल्कुल गलत है। अनुशासन का मतलब क्या होता है? एक नियम डिसाइड किया गया, उसी के उसमें रहना है। बाहर पता नहीं, 1 मिनट बाहर वाला पता चले क्या है, रोज मारपीट करके आ रहा है, अब उससे तुलना करके आप अपने आप को कर लो, कह दो अनुशासित हैं, गलत होगा ना। अनुशासन का मतलब उसका थॉट प्रोसेस है, उसका जो प्रिंसिपल है वो क्लियर है, वो सबके लिए वही प्रिंसिपल होगा। समझ आया कि नहीं आया? उस वे में सोचोगे तो ये क्या होगा, फिर गलत। दूसरा कौन सा तर्क सही है? पहला, यानी सेकंड तर्क क्या है? कमजोर है, और पहला तर्क मजबूत है। आगे 9वां देखो, सोशल मीडिया का प्रभाव समाज के हर क्षेत्र में बहुत अधिक दिखाई दे रहा है। अभी मैं बता दूं, सबके पास में इस समय इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर तो नहीं, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप होगा, सबके पास नहीं ऐसा मैं कह रहा हूँ। चलो ठीक है, मतलब कोई एक जरूर होगा, है कि नहीं? व्हाट्सएप ऐप यूज करते होगे ना? वही बात यहाँ कह रहा है कि सोशल मीडिया का जो अभी प्रभाव है, जो आपके इन्वायरमेंट में जो सोशल मीडिया का प्रभाव है, ठीक, समाज के हर क्षेत्र में बहुत अधिक दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, वही बात आगे तर्क में कह रहा है कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से लोग विभिन्न देशों में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात। आगे, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों द्वारा विभिन्न संस्कृतियों का पता लगाया गया है। ये भी सही बात है, ये भी सही बात है ना? आगे देखो, आगे आ जाओ 10वें, जानवरों की लुप्त प्राय प्रजातियों को छोड़कर, जानवर के जो लुप्त प्राय प्रजाति, लुप्त प्राय मतलब होता है जो एकदम खत्म होने के कगार पे। आप गिद्ध के बारे में सुने होंगे, चील, बाज, गिद्ध देखते बहुत कम हो गए। पहले आप बचपन में तोता मामा कहते रहते है ना, पट्टू मामा, आजकल वो भी बहुत कम दिखाई दे रहा है। तो ये सब क्या है? अगर आप पहले दिखाई देते थे, अभी कम दिखाई दे रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? लुप्त हो रहे हैं ना धीरे धीरे। वही बात यहाँ लुप्त प्राय मतलब जो पहले हुआ करते थे, समय दर समय उनमें परिवर्तन होने के कारण क्रमिक परिवर्तन हुआ, अब वो बहुत कम दिखाई देते हैं या फिर नगण्य हो गए। ठीक है, वही बात हो रही है कि जानवरों की लुप्त प्राय प्रजातियों को छोड़कर, जो लुप्त प्राय प्रजातियों को छोड़ दो, किनारे कर दो, सभी चिड़ियाघरों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सभी चिड़ियाघरों पर, क्या चिड़ियाघरों पे प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है? कह रहा है कि जैसे कोई चिड़ियाघर है, उस चिड़ियाघर में लुप्त प्राय प्रजाति रखो, बाकी जैसे हिरण लुप्त प्राय है नहीं है, व्हाट्सएप पाया जाता है। तो आप चिड़ियाघर में जैसे आप जाओ तो वहां पे जो है सांप रखे रहते हैं, सांप तो आपके खेतों में मिल जाया करता है, घरों में मिल जाया करता है ना? आपके मान लो जैसे वो कौन है वो सुबह क्या दौड़ाती हैं चिड़िया, गौरैया, कौवा। अब बताओ, हम कह रहे चिड़ियाघर में कौवा रख दो, अब बताओ कोई मतलब है उसका? बात ये कह रहा है कि चिड़ियाघर में लुप्त प्राय ही रखो, दूसरा और कोई मतलब। समझ में आया कि नहीं आया? चिड़ियाघर में किसको ही रखो, लुप्त प्राय। चिड़ियाघर में क्या देखने जाते हो भाई? हम कह रहे चिड़ियाघर में जाके वहां पे वो पाल दिया जाए, गाय और भैंस रख दिया जाए, आपको अच्छा लगेगा वहां जाने में? आप तो वही देखने जाओगे ना जो आप रेयर देखा करते हो, बहुत कम सुनने में आता है ना? अभी जैसे गैंडा कौन जानते हैं? हमें नहीं लगता है कि अभी चिड़ियाघर के सिवा कभी ऐसे वैसे देखा हो, देखा है? और चिड़ियाघर में यहाँ कहीं हो सकता है, यहाँ कहीं आसपास में हो भी ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो गैंडा को चिड़ियाघर में रखो,
अब वही बात है कि यहाँ से पकड़ के साल ले जाके चिड़ियाघर में तो कोई मतलब निकलेगा, तो लॉजिक नहीं है। तो यही बात कह रहा है कि चिड़ियाघर में उसी को रखो जो लुप्त प्राय है, ठीक है। अब जैसे तोता को चिड़ियाघर में रखो, ठीक है, समझे ना। अब कौवे को ले जाके चिड़ियाघर में नहीं रखना, वो कोई देखने नहीं जाएगा, ठीक है। जिराफ होता है, जिराफ भी बहुत कम मिलते हैं ना, वो ले जाके चिड़ियाघर में रखो, वो लुप्त प्राय है। ये बात कह रहा है, इसको नहीं रखो जो आम जनजीवन में लोग जीवन अक्सर करके मिलता है, उसको बहुत सीरियस नहीं लेंगे। अब सांप ले जाके चिड़ियाघर में रखो, सांप तो आपके वैसे ही घर में मिलता है, मिल जाया करता है, रोड पे देखते हो कि मिल जाया करता है, चिड़ियाघर में क्या रखने की जरूरत। हाँ, अजगर रखते हो, अजगर देखते हो कि अजगर, वही बात। चलो आगे कह रहा है, जानवर मानव मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि मनुष्यों के साथ सह अस्तित्व के लिए हैं। सही बात है, ठीक है। मानव के मतलब जानवर जो है मानव मनोरंजन के लिए नहीं है कि आदमी जाए चिड़ियाघर में देख आए, ऐसे ऐसे है ना। सह अस्तित्व, जैसे आपका अस्तित्व है वैसे उनका अस्तित्व है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? उसी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जैसे मनुष्य का अस्तित्व उसी हिसाब से रहे, वो भी अस्तित्व सा अस्तित्व के लिए है। दूसरा कह रहा है लुप्त प्राय प्रजातियों को पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए हमारी चिंता की आवश्यकता है। ये भी सही बात है कि नहीं है? हमारे अपनी चिंता की आवश्यकता है कि नहीं है इसको लेके भाई? अगर लुप्त प्राय प्रजाति एकदम खत्म हो गई तब तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, कभी देख लिया करेंगे। अभी जैसे डायनासोर को सिर्फ हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, कहते हैं डायनासोर का कुछ ये कंकाल यहाँ मिला है, मतलब डायनासोर के होने की प्रमाणिकता हमको मिल रही है। समझ आया कि नहीं आया? वही बात कर रहा है। तो बताओ कौन सा कथन और एक और दो दोनों सही है कि नहीं सही है? सही है। ठीक है, चलो फिर आगे देखो अगला। वास्तविक शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क की जागृति है। जो वास्तविक शिक्षा है, वास्तविक शिक्षा, अभी की शिक्षा हमारी क्या है? वो सरकारी नौकरी से डिसाइड कर दी गई है। आपकी शिक्षा तभी सफल मानी जाएगी जब आप सरकारी नौकरी करोगे। लेकिन शिक्षा का असली अर्थ सरकारी नौकरी नहीं है, मनुष्य की जागृति है, ठीक है। उसके मस्तिष्क की जागृति है, उसके सोचने समझने की निर्णय क्षमता की जागृति है। समझ में आया कि नहीं आया? आपके जैसे कोई शिक्षित व्यक्ति है, आप पढ़े लिखे, अभी आप देखो कि जैसे कोई शिक्षित है, आप अगर शिक्षित हो तभी तो यहाँ बैठे हो, डिसिप्लिन वे में बैठे हो। अगर कोई शिक्षित रहता है तो उसके अंदर अस्थायित्व रहता है, वो बहुत सारी चीजों संस्कारों को सीखता है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर जी मान लीजिए आपकी परवरिश हो रखी है, ठीक, हमारी परवरिश हो रखी है, अगर एक बहुत अच्छी परवरिश, जैसे होता नहीं एक डिसिप्लिन, शिक्षा का मतलब ये भी सिर्फ नहीं है कि बैठ के किताब कॉपी लेना, बहुत कुछ सीखना, ठीक, किसी के व्यवहार से भी आप सीख सकते हो, ठीक, किसी के आचरण से सीख सकते हो, ठीक है, किसी के आदमी के रहन सहन से आप सीख सकते हो, वो भी तो एक प्रकार की शिक्षा है। शिक्षा का मतलब ये नहीं है पेज उठाए रखना चालू कर दिए, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, ये मतलब नहीं है। शिक्षा का मतलब क्या है कि हम उसको आत्मसात करें, उसको अपने जीवन में फॉलो करें, और ऐसा फॉलो करें कि हम भी, हमारा भी व्यक्तित्व अनुकरणीय हो, हम भी समाज में हमारे लोग फॉलो करें। समझ में आया कि नहीं आया? और हमको फॉलो करेंगे तो समाज में जन चेतना आएगी, उससे लोग जागृत होंगे, समझेंगे, उसके अंदर भी व्यापक बदलाव आएगा। हमारा सब समाज जो है, जो असभ्य है वो सभ्य होगा। समझ में आया कि नहीं आया? शिक्षा का मतलब अभी सरकारी नौकरी नहीं है, ये बात जाने रखना। शिक्षा का मतलब क्या है? मस्तिष्क की जागृति, आपकी बौद्धिकता बढ़े, सोचने समझने की निर्णय क्षमता बढ़े। समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे की बात क्या कह रहा है, आगे देखो। हाँ, कह रहा है शैक्षणिक उपलब्धियां ही वास्तविक शिक्षा का एकमात्र सूचक है। शैक्षणिक उपलब्धि जो है आपकी, वो शिक्षा का एकमात्र सूचक है। क्यों बाबू? मतलब आप शिक्षा में बहुत अच्छे IIM से कर लिए, MBBS एम्स से कर लिए, तभी आपकी उपलब्धि है? नहीं भाई,
मैंने पहले बोला सरकारी नौकरी शिक्षा का मतलब नहीं है, इसको इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता शिक्षा। आगे फिर कह रहा है शिक्षा का वास्तविक अर्थ मानवीय मूल्यों का विकास है। सही बात है कि नहीं सही है? जो मानव के मूल्य हैं, अलग अलग मानव के अलग अलग मूल्य हैं, ठीक है, लेकिन वो मूल्य ऐसे होने चाहिए जो मानवीय मूल्य हो, वो हमारे अपनी सोसाइटी में थोड़े से चेंजेबल हो, हमारी अपनी सोसाइटी में उसका प्रभाव हो, ठीक है, हमारी अपनी सोसाइटी में उसको चरितार्थ किया जा सके, ठीक है, यही मानवीय मूल्य है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे आपको कहां तक में मिला है क्वेश्चन? 19 तक? 19 मिला कि 25? 19। मैं अभी और 20 क्वेश्चन दे दूंगा, कल सब लोग करके आना, ठीक है? चलो